एंड वेलकम टू एकेडू। आई एम सोनिया, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो भी इन जस्ट वन शॉट। हाँ जी, आज हमने पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉट के अंदर आपके लिए बना दिया, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर लाइक लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो सारे के सारे चैप्टर्स भी वन शॉट में जो है बना दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दैट आउट। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टार्ट करते हैं, ताकि आप बड़े ही आराम से जस्ट इन वन शॉट पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले। प्लस अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपको वहीं पर जो बता दूंगी कि हाँ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ भाई आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बिकॉज स्टार्ट करने से पहले अगर ये पता हो कि हाँ भाई क्या कवर करने वाले हैं, तो बच्चों का भी और टीचर का भी इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ भाई चलो लास्ट टॉपिक आ गया और अभी खत्म होने वाला है। ठीक है, दीज आर द ऑल टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले। दैट आर व्हाट इज़ द चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या चार्ज होता है, कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, और किस किस वे के अंदर जो है हमारे प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और किस किस वे के अंदर हम चार्ज को जो है चार्जिंग कर सकते हैं। प्लस इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, एवरीथिंग। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे होता है, सीरीज एंड पैरेलल में क्या डिफरेंस है, जो कि हमेशा आपके एग्जाम में आता ही आता है। करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट किस ऑब्जेक्ट से होती है, प्लस इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मीन सारा न्यूमेरिकल से लेकर जितना भी थ्योरी पार्ट है वो सारा का सारा आज हम कवर करने वाले हैं जस्ट इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है, तो भाई सबसे पहले हम क्या चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज़ अ चार्ज। अगर हमारे यूनिवर्स में चार्ज ही प्रेजेंट ना होता, राइट, अगर यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है बच्चा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है डेवलप नहीं होगी। बिकॉज जिस वे में, या फिर मैं बोलूँ द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसी से तो क्या बना है हमारा करंट, और करंट को क्या कहते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई अगर वहाँ पर चार्ज नहीं है तो क्या चीज़ जो है फ्लो करेगी, और अगर कुछ चीज़ फ्लो ही नहीं कर रही है तो कहाँ से आएगा करंट, कहाँ से आएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि हम पढ़ें कि यहाँ पे चार्ज क्या है और चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं पहले। चार्ज इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। हर एक चीज़ जो है कौन फील करता है, हमारा चार्ज फील करता है। कोई ऑब्जेक्ट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन फील नहीं करता। ठीक है, उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है ना, उसके वजह से उसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास दो वायर है। अगर मैं बोल रही हूँ दोनों के दोनों जो है नॉर्मल वायर है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्या वो अट्रैक्ट करेंगे, क्या वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को? नहीं ना। अगर मैं आपके पास कुछ भी ले रही हूँ भाई, उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, और या फिर मैं ये बोल रही हूँ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, ना ही कोई इसमें पता है मुझे कि भाई यहाँ पे जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स न्यूट्रल है वो ऑब्जेक्ट। तो क्या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे? नहीं ना। और वैसे ही अगर मैं ये बोलूँ कि भाई उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से मैंने एक बना दिया है नेगेटिव और एक बना दिया है पॉजिटिव, और अगर मैं उस नेगेटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को और पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को साथ में लाऊंगी तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर मैं ये बोलूँ कि भाई दोनों मैंने नेगेटिव कर दिए तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर अगर मैंने दोनों पॉजिटिव कर दिया तो वो भी एक दूसरे को रिपेल जो है करेंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द चार्ज। अगर वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो भाई ना ही रिपल्शन ना ही अट्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट इज हमारे जो चार्ज है वो दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। हमें पता ही है वो दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं, मैंने अभी डिस्क्राइब कर ही दिया। अगर हमारे पास वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है प्रोटॉन से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम बोलेंगे वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है कम है हमारे प्रोटॉन से तो हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर जो हमारे वहाँ पर जो डेफिशिएंसी है हमारे इलेक्ट्रॉन की, और अगर एक्सेस है तो वहाँ पर क्या बोलेंगे भाई कि हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा ही न्यूट्रल चार्ज की दैट इज द कूलम्ब, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। इट डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। सिंपल इज दैट। जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखते हो, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को माइक्रोस्कोप से देखते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्ज को किससे देखोगे, इलेक्ट्रोस्कोप से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हो आप, राइट। चार्ज हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन्स के डेफिशिएंसी या फिर इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेसिवनेस से आता है। अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो नेगेटिव, अगर वहाँ पर कम है तो पॉजिटिव। वहाँ पर प्रोटॉन जो है रोल प्ले नहीं कर रहे होते इतना, बट वो अलग बात है कि भाई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में के वजह से ही जो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा बढ़ा, राइट, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो डेफिनेट है, ना ही हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं।
all we can do is we can change the number of electron in particular atom या फिर particular object, राइट। और अगर हम उसका चेंज कर सकते हैं तो हम उसको चार्ज बना सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा चार्ज के बारे में। पढ़ते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के, भाई प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, जो कि मैं आगे बता चुकी हूँ। दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज़ द रिपल्शन। देखते हैं एक बार। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्सल इज कंजर्व्ड एंड कांस्टेंट। चार्ज जो है हमेशा कंजर्व्ड और कांस्टेंट ही रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट इज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे थोड़ा सा उल्टा हो गया। अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं। थोड़ा सा आप ठीक कर लेना उसको। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, चार्ज को हम प्लस कर सकते हैं। चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, या देन दैट मीन चार्ज इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो हम बता सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का चार्ज जो है क्या होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, राइट। वेयर क्यू क्या है हमारा चार्ज है, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो भाई मैं 10 को, नंबर क्या है 10, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है दैट इज 1.67 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगी इसको, दैट विल कम आउट टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम। तो इतना चार्ज क्या है मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और अगर मुझे पता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो तो हमें पता ही है, तो हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं कि उस पूरी बॉडी का और जो है चार्ज वो कितना है, बिकॉज चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे, ना कि प्रोटॉन्स पे। हाँ जी, तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं। पहले बेटा हम बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से बढ़ते बढ़ते जो है आगे टफ वाले पार्ट पे जाएंगे, बिकॉज अगर आपके ये पॉइंट जो है क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि हम चार्जिंग किस किस वे से कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हो सकती है दो तरीके से, दैट इज़ द कंडक्शन और इंडक्शन। अब देखते हैं कंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है। जब कभी भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, सपोज दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये दोनों के दोनों में से एक जो है न्यूट्रल है और एक को मैंने चार्ज कर लिया, ठीक है, वन इज द न्यूट्रल एंड वन इज द चार्ज। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं इसको और ये जो न्यूट्रल वाले को दोनों को साथ में लाऊंगी, ठीक है, दोनों को मैंने टच करवाया, ठीक है, मैंने दोनों को क्या करवाया, कंडक्ट करवाया, ठीक है। अब इस कंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो मेरा न्यूट्रल पार्टिकल है उसके ऊपर भी कुछ चार्ज जो है जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने चार्ज पार्टिकल को, विच इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मैं एक न्यूट्रल सब्सटेंस के पास लाई, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाई, सॉरी, या अगेन ऑलवेज हैपन इन इंडिया, या तो डायग्राम के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मैं चार्ज ऑब्जेक्ट को जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाई, यानी कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाई, और जो चार्ज था ना इसके ऊपर दैट इज द नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो और ये मेरा न्यूट्रल है, तो इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव जो है इस साइड आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने नेगेटिव ऑब्जेक्ट जो है रखा, और नेगेटिव जो वो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो रिपेल होगा, तो सारा नेगेटिव चार्ज जो है उस न्यूट्रल के अंदर वो हो जाएगा इस साइड शिफ्ट, और जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज या फिर टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑब्जेक्ट, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो हम उसके पास लाए, जिसको हमने उसके साथ कॉन्टेक्ट में लाया, यानी कि उसको टच करवाया, राइट। अब क्योंकि भाई ये हो गया है टच, ठीक है, क्योंकि भाई ये हुआ था टच, और इसके वजह से यहाँ पर कुछ चार्ज जो है जनरेट हुआ, यहाँ पर कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ पोल बन के आए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हमारा, कंडक्शन, दैट इज चार्जिंग बाय द कंडक्शन मेथड। व्हेन एन अनचार्ज्ड वोल्टेज इज ब्रॉट इनटू द कॉन्टैक्ट और टच विद द चार्ज बॉडी, then a charge and the electrons are transferred from the charged body to the uncharged body. This charge is called the uncharged body. This charge the uncharged body. That means जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है उसको वो चार्ज कर देती है, बहुत चार्ज हो गया। सिंपल इज दैट कि भाई अगर कभी भी हम क्या करते हैं, कोई चार्ज बॉडी को लाते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास, या फिर मैं बोल सकती हूँ उसको अनचार्ज बॉडी के पास,
तो जो भी उसका चार्ज होता है उसके वजह से उसके अंदर कुछ शिफ्टनेस आ जाती है चार्ज की, जो कि उसके वजह से मेरा वो वाला ऑब्जेक्ट भी क्या चार्ज बन जाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल चार्ज बॉडी, या फिर बोलो उस चार्ज ऑब्जेक्ट के वजह से मेरे जो अनचार्ज बॉडी थी, यानी कि जो मेरा न्यूट्रल बॉडी था, उसको हमने क्या चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसको हमने चार्ज बॉडी बना दिया। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमारा कंडक्शन। ठीक है, और इंडक्शन जो है बिल्कुल थोड़ा सा सेम है ऐसे ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनस है, दैट इज वहाँ पर पिछले कंडक्शन में जहाँ पर हम टच करके लाते हैं, इंडक्शन में हम जो है बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, हम बिना टच करे वहाँ पर चार्ज जो है जनरेट कर देते हैं। दैट इज इन इंडक्शन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट नॉट टच, वहाँ पर हम टच नहीं करते हैं। अ न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, then the presence of the charged object near a neutral conductor will polarize and the charge with the conductor। सिंपल, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पर भी चार्ज जो है क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज अगर हम कुछ पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं, तो सिंपल उसका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव और दूसरा शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया। ठीक है, बट इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन होगा, इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। कंडक्शन के अंदर क्या होगा, शिफ्ट तो हो जाएगा, बट जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो उसका जो चार्ज है वो भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज कहीं ना कहीं उस चार्ज बॉडी से उसके अंदर चार्ज जो है ट्रांसफर हुए हैं, तो वहाँ के पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएंगे, बट उसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसने कुछ चार्ज गेन करा, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आने की वजह से न्यूट्रल बॉडी ने चार्ज जो है गेन करा, जो कि था नेगेटिव, जिस चार्ज को हम लाए उसके पास। बट अगर हम यहाँ पर इंडक्शन के केस में देखें तो क्योंकि ना ही हम उसके पास लाए तो ना ही कोई ट्रांसफर होकर हुआ है, और क्योंकि ट्रांसफर होकर नहीं हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ पोलराइज्ड हुआ है हमारा वो न्यूट्रल पार्टिकल। दैट मीन्स उसने कुछ पोलर गेन करे हैं, पोल्स गेन करे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी उसने गेन नहीं करा है। अब उसको हम हटा देंगे उस ऑब्जेक्ट को जो कि उसके पास लाए थे, तो दोबारा से वो न्यूट्रल ही बन जाएगा। जबकि जब कंडक्शन हुआ था तो वहाँ पर बड़े प्रॉपर्ली उसने चार्ज गेन करा था, और वो अगेन से अपनी नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कंडक्शन में हमारा फिजिकल चेंज होकर हो रहा है, बट इंडक्शन में फिजिकल चेंज नहीं हो रहा, राइट। क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज पढ़ लिया भाई, चार्ज के बारे में पढ़ लिया, चार्जिंग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि हमने बताया। एक बार देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज्ड टू द मैनी अदर फॉर्म। इट कैन बी डिफाइन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। ऐसे सिंपल मैं बोल सकती हूँ कि करंट क्या होता है, बाय द फ्लो ऑफ द चार्ज, जिसको हम बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। जब कभी वो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो बोल देंगे भाई वो हमारे क्या है, करंट है। करंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि दूसरी एनर्जी में बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कार के अंदर मैकेनिकल एनर्जी, हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, राइट, नर्व से जो जनरेट होते हैं इम्पल्स सारे के सारे। यहाँ पर मोशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन में चली जाती है। जितनी भी अभी मैं बात कर रही हूँ, क्या है मेरे लिए, मेरी एक एनर्जी है, एक एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है आपको, ये कम्युनिकेशन में चली जाती है। हीटिंग के अंदर चली जाती है, जब कभी भी हम किसी चीज़ को जला रहे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हीटर, तो उसमें क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चेंज हो रही होती है हीटर के अंदर, राइट। वो हीट दे रही होती है, हम तो दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हम तो क्या प्लग ऑन कर रहे हैं उस हीटर का, बट वो क्या दे रहा है, हमें गर्माई दे रहा है, हमें हीट दे रहा है, राइट। हम जो है टीवी चलाते हैं, अब जो टीवी है वो क्या कर रहा है भाई, वो कम्युनिकेट, यानी कि वो आवाज़ क्रिएट कर रहा है, वो हमें एक विजन दिखा रहा है, हमें एक पिक्चर दिखा रहा है, वो एक ऑडियो भी दिखा रहा है प्लस एक विजन भी दिखा रहा है हमें। तो वो क्या हो गया, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, इन दोनों चीज़ों में। तो दैट मीन्स ये जो एनर्जी है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो डिफरेंट जगह पर कन्वर्ट हो सकती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो कि चेंज होती रहती है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर सर्किट, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बड़ी ही आराम से चेंज हो सकती। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। दैट इज इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आई टोल्ड दैट आर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, अब वहाँ पर हमने एक सर्किट के अंदर किया था, अब यहाँ पर हम कंडक्टर यूज करें। अब सिंपल इज दैट ना, जो सर्किट होगा, जो सर्किट है वो भी तो कंडक्टर से ही बना होगा। अगर वो इंसुलेटर से बना है, या कहीं पर भी उस सर्किट के अंदर बेटा हमने इंसुलेटर लगा दिया, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी सर्किट के अंदर, नहीं ना। वो क्या कहलाएगा फिर, हमारा एक ओपन कंडक्टर, और ओपन कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। ये तो वैसा ही हुआ ना कि भाई
हमने क्या करा, मिक्सी का बटन दबा दिया है बट ऊपर से जो है उसको बंद नहीं किया है, राइट। मिक्सी का जो जार होता है, पर जार के ऊपर जो ढक्कन है वो लगाया ही नहीं है, उसकी कैप लगाई नहीं है, तो क्या होगा एकदम से पटाखा सा, राइट। अगर आपने कभी करा हो तो एकदम से होता है। तो वैसे ही अगर भाई यहाँ पर तो क्या होगा, ना ही आपका वो सामान पिसेगा, ठीक है, प्लस जो हमारा आपके किचन के अंदर जो गंद होगा वो अलग होगा, प्लस ठीक है, ना ही सामान पिसा, किचन के अंदर जो गंद होगा वो अलग, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी खराब होगी और मम्मी से डांट पड़ेगी, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा जो करंट में वैसे ही जो हमारा सर्किट है, अगर गलती से भी वहाँ पे हमने इंसुलेटर लगा दिया, दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसको ओपन कर दिया, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट आ तो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट तो हो रही है, बट जो जिस ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम करना चाहते थे वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज जो सर्किट है वो ओपन है, जैसे कि उस जार के अंदर आपने ढक्कन लगाया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो दी आपने, वो चला तो सही, बट सब्जियां क्या उड़ के आसमान में चली गई, निंजा हथौड़ी वाली फीलिंग उसको आ गई, बट वो कट के नहीं आई, यानी कि वो चॉप्ड नहीं हुई, राइट। वैसे ही अगर वहाँ पे आप इंसुलेटर लगाएंगे तो वो सर्किट जो है प्रॉपर नहीं होगा, ना ही करंट फ्लो करेगा। और क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भाई हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पर क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं कर रहे हैं, पाथ नहीं है, तो वो क्या है, वही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो इसीलिए अगर कभी भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम हमेशा कंडक्टर यूज़ करेंगे, ना कि नॉर्मल सर्किट। और सर्किट से भी मतलब है मेरा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर से। चलिए, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर I इज द करंट, रिप्रेजेंट करते हैं हम I को करंट को I से, एंड Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम, ठीक है। अभी कितने टाइम के अंदर कितना चार्ज हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो उससे क्या निकल जाएगा, मेरा करंट। यानी कि आपने कितनी देर तक आपने टीवी देखा तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका करंट। तो ये सब चीज़ क्या हो गई भाई, करंट को मेजर करना, करंट का फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके अंदर ना ही हम डायरेक्शन देखें ना ही हमें चाहिए, सिंपल ना। ऐसा ही यूनिट है इसकी कूलाम पर सेकंड, एज यू कैन सी चार्ज की क्या होती है, गुलाम होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, तो करंट की क्या हुई, गुलाम पर सेकंड, और जिसको हम बोल सकते हैं 1 एम्पीरियर। कभी कभी आ जाता है एग्जाम के में कि भाई व्हाट इज एन 1 एम्पीरियर, तो आप लिखोगे अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम दैट आर पासिंग थ्रू अ सर्किट या पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, इट्स कॉल्ड द 1 एम्पीरियर। या फिर आप सिंपल लिख देना 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। इट इज मेजर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कॉल एमीटर, बिकॉज इसकी जो हमारा करंट है उसको हम लिखते हैं एम्पीरियर में, ठीक है। यानी कि मैंने लिखा कि भाई मैंने दिया है आपको 10 एम्पीरियर का करंट, तो भाई जो ऑब्जेक्ट या फिर मैं ऐसा कुछ चीज़ बोलूँ कि जो चीज़ इसके बारे में बता रही हो कि भाई कितने एम्पीरियर का करंट है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एम्पीरियर मीटर या फिर एम मीटर, राइट। उसको क्या बोलते हैं, हमारा एम मीटर। एम्पीरियर मीटर बड़ा हो गया, हमने क्या बोल दिया, एम मीटर, ठीक है। क्या जो हम बताएगा कितने एम्पीरियर का करंट उस पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, सिंपल। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट ही करा जाता है। सपोज मैंने बोला कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जा रहे हैं मेरे स्विच की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई स्विच ने क्या दिया, उनको एक एनर्जी दी है, स्विच ने कुछ पॉजिटिविटी दी है, और जितनी भी नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट करंट तो कहाँ जा रहा है, वायर के अंदर आगे, करंट तो आगे जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, उस पॉजिटिव के पास, यानी कि वो खिंच रहे हैं। और इन चार्ज के डिस्टर्बेंस से, ओके, डिस्टर्बेंस से, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है इनके बीच में, यानी कि इनका जो पोजीशन है वो कीप ऑन चेंजिंग, अब पोजीशन चेंज हो रहा है बिकॉज हमने स्विच ऑन करा, वहाँ से पॉजिटिविटी है और सारी नेगेटिविटी वहाँ पर जा रही है। इलेक्ट्रॉन तो इस साइड जा रहे हैं, बट करंट कहाँ जा रहा है हमारे वायर के अंदर, आगे, राइट। करंट का जा रहा है आगे, तो जितना हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके जस्ट अपोजिट में हमारा करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट फ्लो एज द रिजल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। अगर वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स अगर वहाँ पर मैं पॉजिटिव क्रिएट नहीं करती तो क्या कभी मेरा जो है नेगेटिव यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उस ऑब्जेक्ट में से निकलता या मूव होता, नहीं होता ना मूव। तो सिंपल इज दैट कि अगर वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर चार्ज का डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ है, वहाँ पर कुछ पोल्स क्रिएट नहीं हुए, तो वहाँ पर ना ही मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा तो करंट तो हो ही नहीं सकता ना वहाँ पर। तो वहाँ पर करंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा वहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो ही हो। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द करंट। बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से आपको पढ़ना है। क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है, सिंपल। ऐसा यूनिट एम्पीयर होते हैं, मेजर किससे करते हैं, एम मीटर से करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होएगा तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा।
बस, और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हाँ जी, इट इज ए 3-dimensional स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बी फेल्ट। एक ऐसी फील्ड जहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई मुझे कुछ ना फोर्स लग रहा है, मुझे कुछ क्या कर रहा है, मुझे कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, मुझे कोई चीज़ रिपेल कर रही है ना। अगर मैं उस टाइम पर वो फील कर सकती हूँ तो वो क्या हो गया, यानी कि मैं किसके अंदर हूँ, उस एक फील्ड के अंदर हूँ। और क्योंकि उस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या फील कर रही हूँ, रिपल्शन और अट्रैक्शन। और मुझे पता है ये दोनों फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब वहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है। और अगर चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से मैं कुछ चीज़ फील कर रही हूँ, कोई फोर्स जो है फील कर रही है, तो मैं बोलूँगी मैं किसके अंदर हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दैट मीन्स वहाँ पर कहीं ना कहीं चार्ज जो है, सपोज पीटीएम है, ठीक है भाई, पीटीएम हो रही है और आप लोग जो है बैठे हो, हाँ जी, पीटीएम हो रही है और आप लोग जो है बड़े आराम से बैठे हो और आप बोल रहे हो भाई अपनी मम्मा से कि चलो ठीक है हम चुप चुप बैठ लेंगे, चुप बैठो। आगे आपका धीरे धीरे करके नंबर आ रहा है, आपको टेंशन बढ़ती रहेगी। अब आपसे सिर्फ 2 बंदे आ गया, 2 बच्चे आ गए, फिर एक चला गया, फिर सिर्फ एक आ गया, फिर आपका नंबर, आपकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। आप अब क्या कर रहे हो, उस टेंशन को और फील कर रहे हो, आप नर्वस हो गए, आपके स्वेटिंग आने लगेगी खुद ही, ठीक है। सर्दी भी हो रहा है, आपको स्वेट आ रहा होगा, आपको बड़ी गर्मी लग रही है, सडनली यार पीटीएम है, अब तो मैम के पास अगला नंबर मेरा है, और सडनली आपका नंबर आ गया। सोचो कितनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है कि बस कोई पोल ना खोल दे यार ये मम्मी के सामने। बाकी सब ठीक है, मार्क्स बता दे, ठीक है, जो भी करा है वही बता देंगे, और मार्क्स भी गंदा है तो बहुत ही बुरा हाल है, आप जाओगे ही नहीं पीटीएम में। तो उस टाइम आप एक टेंशन फील कर रहे हो जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और वो टेंशन कहाँ से आ रही है, आपकी टीचर से, ठीक है। और क्योंकि आप उस क्लास के अंदर बैठे हो और वहाँ पर टीचर है, तो यानी कि आप बोल सकते हो कि उस पूरे क्लास के अंदर ही टेंशन है, वो टेंशन वाली क्लास है। और अगर आप क्लास के बाहर हो, जो बच्चा अब वो पीटीएम का रिजल्ट लेके चला गया, उसका रिजल्ट अच्छा था, अब वो क्या उस टेंशन से बाहर हो गया, दैट मीन्स उस रूम से बाहर हो गया, वो बिंदास है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। अगर वहाँ पर सोर्स है और वहाँ पर चार्ज चल रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर टीचर है, तो वहाँ पर क्या हम बड़े ही आराम से उस पूरे रूम के अंदर, जैसे आप टेंशन फील कर सकते थे, वैसे अगर वहाँ पर चार्ज का प्रेजेंस और इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पर उस पूरे एरिया में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर सकते हैं। जैसा वहाँ पर आप फील कर सकते हैं टेंशन कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ रूम के अंदर, एंड रूम के बाहर बिल्कुल रिलीफ थे, वैसे ही अगर मुझे कोई भी चार्ज फील हो रहा है तो मैं बोलूँगी अगर यहाँ तक भी चार्ज फील हो रहा है दैट मीन्स मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हूँ, और अगर चार्ज उसके बाद फील नहीं हो रहा तो मैं बोलूँगी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हूँ। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर जो फोर्स है जो मुझे फील हो रहा है वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जैसे कि आपको टेंशन फील हो रही थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, वैसे ही वहाँ पर सेम चीज़ चल रही है। बस दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जब कभी भी हम या जिस एरिया के अंदर या जिस ओरे के अंदर हम फील कर सकते हैं अपने ऊपर कोई फोर्स, चाहे वो रिपल्शन का हो चाहे वो अट्रैक्शन का हो, तो हम बोलेंगे भाई वो पूरा क्या है, एक पूरा एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर चार्ज होंगे ही होंगे, और ये सारे फोर्सेस आप इसके वजह से फील कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ दी चार्ज। एक बार पढ़ते हैं इसका, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन द प्लेस इन द मैग्नीट्यूड फील्ड। जब कभी भी हम वहाँ पर फील कर रहे होते हैं, यानी कि किसी भी छोटे से चार्ज पार्टिकल ने वो जो फील करा है ना फोर्स उसके ऊपर, उसको क्या बोल दिया, इंटेंसिटी। दैट मीन्स कितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर लग रहा होगा वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो प्रेशर फील ही नहीं होगा, है ना, और अगर मार्क्स बेकार है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही अगर जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ होगी, उतना ज़्यादा उस पर चार्ज जो है फील होगा, उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। और जितना कम चार्ज पार्टिकल मूव करे उतना कम करंट, उतनी कम इसकी इंटेंसिटी हमें वहाँ पर फील होगी। और हमें ना फील होगी वहाँ पर किसको फील होगी, हम एक नॉर्मल हम लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज क्यू, उसको हम हमेशा लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आप भी यहाँ पे क्या लोगे, एक नॉर्मल स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ई से, उसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एंड इसको दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फील्ड के अंदर बेटा हम डायरेक्शन को देखते हैं। बिकॉज डायरेक्शन को हम क्यों देखते हैं फील्ड के अंदर, बिकॉज अगर हमें यही नहीं पता कि भाई किस किस डायरेक्शन तक
फील्ड जो है या फिर किस किस एरिया में हमें फील्ड जो है मिल रही है, उसके बाहर जो है फील्ड नहीं मिल रही है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमें देखना कि हाँ भाई कहाँ पर फील्ड है। और ये सिर्फ ये जानने के लिए कि भाई कितनी फील्ड है और कितने एरिया तक वो फैली हुई है, तो हमें उसका डायरेक्शन लेना ही पड़ेगा। और क्योंकि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या होगी हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ भाई क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी हमने अभी बात की थी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, अब सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सपोज दिस इज द एरिया जहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब उस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, सपोज वो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर है वो पहले था बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिटी पे, ठीक है, यानी कि इस फील्ड के अंदर था ही नहीं। अब मैं उस पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाऊंगी ताकि वो अपने ऊपर एक फोर्स जो है फील करे, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि वो अपने ऊपर फोर्स फील करेगा और मैं उसको लाने के लिए यहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए कुछ काम करूँगी, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना मैंने काम करा उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने तक, यानी कि पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने तक मैंने जो काम करा है या फिर जो मैंने वर्क डन करा है, मैंने जो फोर्स अप्लाई करा है और उसमें फोर्स में डिस्प्लेसमेंट आई है, उसको क्या मैं बोलूँगी भाई, मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि सपोज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आगे अंदर टीचर बैठी है और आपके मार्क्स आए हैं बहुत कम, तो उस रूम में जाने के लिए बड़ी चाहिए आपको हिम्मत, प्लस आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट जो आपको फोर्स कर रहे हो, भाई जा जा, तो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि प्लीज़ जा, नहीं हो रहा मैम, नहीं बोल रही है, इतना नहीं कर रही है, तो जाओ, तो आपको वही वहाँ तक पहुँचाएंगे कि चल तू चला जा। अब आप फील्ड में आ गए हो, तो आपने क्या करा, उन्होंने फोर्स लगाया और आपने डिस्प्लेसमेंट की, और ये फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा वर्क डन, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ वर्क डन हो रहा है, ठीक है। आप इन्फिनिटी से, यानी कि बाहर से उस रूम तक आए हो, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए हो, तो वहाँ पे ही वर्क डन, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ पर आप कुछ भी बोल लो, फ्रेंड्स का सपोर्ट, यहाँ पर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, राइट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करते हैं हमारा ओम्स लॉ, कि हाँ भाई ओम्स लॉ क्या होता है। हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्लस चार्ज क्या होता है, हर एक चीज़ उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अब पढ़ते हैं हमारा ओम्स लॉ, जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द करंट एंड टाइम का रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। इट वॉज स्टेटेड बाय जॉर्ज साइमन ओम, इनका नाम है पूरा जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने दिया था हमें ये लॉ। इट स्टेट दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द charge, right? It state that a constant physical condition like temperature are kept constant, then the amount of the current flowing through the conductor directly proportional to the potential difference. Potential difference that is the V, जिसको हम डिनोट करते हुए पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो जो डिफरेंस होता है उसको बोलता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये हमें स्टेट करता है, दैट्स इट। बस इतना याद रखना कि I is directly proportional to V, that is I is for current and V is for potential डिफरेंस। V इज इक्वल टू IR, और हमने इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए क्या यूज करा, दैट इज द R विच इज द रेजिस्टिविटी। R इज द रेजिस्टिविटी, R इज द कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हमारा रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि भाई वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितना रेजिस्ट कर सकता है उस इलेक्ट्रॉन को या फिर उस करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है, कितना वो ऑब्जेक्ट अपने आप को रेजिस्ट करेगा, सिंपल इज दैट। तभी बोलते हैं कि भाई जो रेजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर्स की काफ़ी ज़्यादा होती है, तभी तो बड़े आराम से रेजिस्ट कर पा रहे हैं कि अपने अंदर करंट फ्लो ही ना हो। जबकि कंडक्टर जो होता है उनका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम होता है, तभी तो बड़े ही आराम से उनके अंदर करंट जो है फ्लो कर पाता है। तो जितनी हमारा ऑब्जेक्ट कैपेबल है अपने आप को अपने अंदर करंट जो है फ्लो ना होने के लिए, उस कैपेबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, यानी कितना वो रेजिस्ट कर सकता है करंट को फ्लो होने से अपनी बॉडी के थ्रू, तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, जो कि कंडक्टर का काफ़ी कम होता है और इंसुलेटर का काफ़ी ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओमिक कंडक्टर फॉलोज द ओम लॉ। जितने भी कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जितने भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर। एक बार देखते हैं व्हाट इज द ओमिक कंडक्टर और व्हाट इज द नॉन ओमिक कंडक्टर।
दीज आर द ओमिक कंडक्टर का ग्राफ, कि अगर भाई मेरा जो करंट है वो बढ़ रहा है साथ साथ इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, तो मैं बोलूँगी भाई ये मेरा ओमिक कंडक्टर है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर जो मेरा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पोटेंशियल डिफरेंस के, तो मैं बोलूँगी ओमिक है। और अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलूँगी, नॉन ओमिक कंडक्टर। दैट्स इट, और कुछ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ओमिक कंडक्टर, नहीं कर रहा है तो नॉन ओमिक, अगर कर रहा है तो भाई आई के साथ साथ वी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर नहीं कर रहा तो आई के साथ वी जो है बढ़ेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस की भी कोई बहन होती है, दैट इज द रेजिस्टिविटी। एक बार देखते हैं, it is defined as the hindrance of the flow of current, it's the ratio of the potential a difference in the that is the VR is equal to resistance की बात करते हैं, रेजिस्टेंस का मैं थोड़ा बता ही दिया था, that is V अपॉन में I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। इसके ऐसे ही यूनिट होती है हमारी एम्पीरियर और ओम, वोल्ट पर एम्पीरियर और ओम भी बोल सकते हैं। जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम ओम से डिनोट करते हैं। द रेसिप्रोकल एंड और रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर कि कंडक्टेंस क्या होती है, वो जस्ट रेसिप्रोकल होती है भाई हमारे रेजिस्टेंस की। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई इतना रेजिस्ट कर पा रहा है तो कंडक्टेंस उसे कितनी होगी, उसका जस्ट आप अपर रेसिप्रोकल कर देना। कंडक्टेंस जो है इंसुलेटर्स की काफ़ी कम होगी सिंपल, और कंडक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा होगी, तभी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप समझ पा रहे हो कि कंडक्टेंस कंडक्टर की ज़्यादा होगी तभी तो कंडक्टेंस है, ठीक है, यानी कि वो कंडक्ट कर पा रहा है। तो भाई अगर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या है, कम ही है, कम है। और क्योंकि अगर कंडक्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी कम होगी तो दैट मीन्स इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल का, राइट। कैसे है, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। वैसे ही सेम इनका ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, तो उसकी क्या होगी, ओम -1 यानी कि 1 अपॉन ओम। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया। अब आगे देखते हैं द फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती है। आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे भी इफेक्ट जो है करती है। सिंपल इज दैट, अगर मेरी चीज़ के अंदर लेंथ जो है बढ़ रही है उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, यानी कि उसके अंदर पावर भी बढ़ेगी कि भाई वो अपने आप के अंदर क्या फ्लो ना होने दे, कंडक्टर फ्लो ना होने दे, करंट, नॉट कंडक्टर, करंट ना फ्लो होने दे। सिंपल इज दैट ना, कि भाई अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो क्या करेगा, अपने ऊपर जो है अपोजिंग फोर्स जो है ज़्यादा लगाएगा अपने बॉडी से। बट वहीं अगर भाई छोटा सा पतला दुबला सा इंसान है, वो क्या अपोजिंग फोर्स लगाएगा, वो बड़े आराम से कोई भी उसको बोल देगा चल ये करना है तो करना है, करना है तो करना है। तो वैसे ही अगर लेंथ छोटी है तो भाई उसके अंदर बड़े आराम से जो है करंट जो है फ्लो कर पाएगा। दैट मीन्स बड़े आराम से रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि अगर उसका लेंथ जो है लंबा होगा तो उसका एरिया बड़ा होगा, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो बड़े ही आराम से करंट जो है फ्लो करने नहीं देगा, राइट। R is directly inversely proportional to the area of the conductance। और अगर मैं उस लेंथ बढ़ा रही हूँ तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, बट अगर मैं एरिया बढ़ा रही हूँ तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। These are all factors you have to learn it, ठीक है, ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज ऐसे वैल्यू बेस्ड या फिर बोल सकती हूँ प्रॉब्लम बेस्ड जो है आते हैं कि हाँ भाई अगर मैंने जो है इसका एरिया डबल कर दिया है, ठीक है, एरिया डबल कर दिया तो बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी, सिंपल इज दैट, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर मैंने लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी भी डबल होगी। और कितनी डबल होगी, डबल ही डबल होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी अगर लेंथ डबल कर दिया। बट अगर एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। कितने टाइम कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम होगी। 4 टाइम्स क्यों कम होगी मैम, एरिया तो 2 बार बढ़ाया हमने, क्यों, सबसे पहले तो कम क्यों होगी, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इतना क्लियर। और फिर उसके बाद अगर मैंने बोला 4 टाइम्स, भाई एरिया क्या होता है, मीटर की स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अगर मैंने वहाँ पर जो रेडियस है वो भाई बढ़ा दी है ट्वाइस, और एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर सर्कल का, ठीक है, रेडियस ट्वाइस कर दिए, तो भाई जो मेरा एरिया है वो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स। और क्योंकि एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया सिर्फ और सिर्फ रेडियस को डबल करने से, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स छोटी हो जाएगी, 1/4। सिंपल इज दैट। तो ऐसे ही करके आपको निकालना है और आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है ताकि आप बड़े ही आराम से न्यूमेरिकल्स के अंदर कंफ्यूज ना हो, बिना कन्फ्यूजन के आप बड़े ही आराम से उनको सॉल्व कर दें। अब आता है भाई हमारे पास दैट इज दी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1/a या फिर बोल सकते सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाने के लिए हमारे पास आया रो, विच इज़ द रेजिस्टिविटी। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक कांस्टेंट है जो कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसा कि हमने वहाँ पर लगाया था ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस लगाया था, वैसे ही अब ओम्स लॉ से थोड़ा सा और आगे ड्राइव करके रेजिस्टेंस का भी एक और कांस्टेंट दैट इज द रो, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जिसके बारे में आगे देखते हैं कि हाँ भाई क्या है ये specific resistance. The specific resistance is the resistance of the conductor of the unit length and unit across the sectional area, that is 1 is equal to 1 meter, area is equal to 1 meter square and r is equal to rho. It depends on the material of the conductor denoted by the rho, that is the P. ऐसा unit है the ohm meter and P is directly proportional to temperature and also known as the resistivity भी इसको हम बोलते हैं। Simple is that भाई, जब कभी भी resistivity की बात करते हैं तो उसकी resistivity डिपेंड, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है उसकी रेजिस्टिविटी पे। क्या भाई वो किस मटेरियल का बना है तो कितना उसका क्या होगा रेजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जितना अगर हमें पता है कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो सिंपल इज दैट उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस क्या है वो भी ज़्यादा ही होगी। अगर हमें किसी का रो पता है तो बड़े ही आराम से आर जो है उसका निकाल सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन दी मटेरियल, या डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट जो है रो हो सकते हैं। दैट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है और उसी पर बेस करती है हमारी क्या रेजिस्टेंस। चलिए इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, अब देखते हैं। रेजिस्टेंस बेटा हमारी होती है दो टाइप की, दैट इज द फिक्स रेजिस्टेंस एंड द वेरिएबल। एक बार पढ़ते हैं क्या क्या है। There are the value does not change under the constant physical condition that we call it the fixed। अगर physical condition change हो रही है तो भाई रेजिस्टेंस जो है मेरी बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है। बट अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है मेरी किसके साथ, एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ, तो मैं क्या बोलूँगी मेरी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर फिजिकल कंडीशन के साथ साथ मेरी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो क्या होगी मेरी वेरिएबल resistance. There are the resistance can easily be changing by changing in the area or the length. I hope this is clear कि अगर भाई मेरी एक वायर है, ठीक है, और अगर उस वायर के अंदर, हाँ जी, अगर उस वायर के अंदर मैंने उसका लेंथ कम कर दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वो उस वायर के ऊपर लेंथ कम करने के बावजूद भी मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कम नहीं हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगी वो फिक्स रेजिस्टेंस है। बट अगर वो कम हो गया तो क्या होगा मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस। एज सिंपल एज दैट। अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल, क्योंकि वैरायटी दिखा रहा है, किसके साथ वैरायटी दिखा रहा है, एरिया और लेंथ चेंज करने पर। और अगर नहीं दिखा रहा है तो क्या हो गया भाई, कॉन्स्टेंट है, आइडियल है, नहीं हिलेगा, फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। चलो अब आया मेन पार्ट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसे जो है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज और ओपन होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है और क्या क्या उनके सिंबल्स होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज दी इलेक्ट्रिक करंट, हाँ जी, इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज पाथ विद इन विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इट्स कॉल्ड एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल इज दैट ना, ऐसा एक क्लोज था पाथ जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये पूरा का पूरा कंडक्टर से बना होता है। अब दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज द ओपन एंड द क्लोज। अगर ओपन है तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज है तो करंट फ्लो उस पर कंटिन्यूसली करेगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा दिया, दिस इज द ओपन सर्किट। यहाँ पर हमने स्विच को जो है ऑफ नहीं करा तो यहाँ पर बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। वहीं अगर यहाँ पर बोलेंगे क्लोज सर्किट तो यहाँ पर बल्ब जो है ग्लो करेगा, जो कि शायद उल्टा हो गया, यहाँ पर ग्लो करा यहाँ पे नहीं करा। तो आप इतना याद करना, ये हमारा क्लोज्ड वाला है, क्लोज्ड वाले में ही जो है बल्ब ग्लो करेगा और ओपन वाले में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये सारे सिंबल जो आपको याद करने हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक सेल का जो है ऐसे होता है, प्लस और माइनस। बैटरी का जो है 3-4 सेल्स को मिला के बनती है हमारी बैटरी। प्लस प्लग की अगर ओपन है तो ऐसे, ऑन है तो डॉट डाल देंगे आप। वायर होता है, वायर को अगर ज्वाइन करना तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर बिना ज्वाइनिंग के हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बट दो वायर आपस में ऐसे जा रही है, जैसे अभी आपकी हैंड फ्री की आप वायर देख रहे होगे ना, वो आपको आप ज्वाइन नहीं करते उसको, वो ऐसी फोल्ड बना रखी होती है, तो क्या होगी विदाउट जो है आपस में क्रॉस कर रही है, ज्वाइन नहीं करा। बट वहीं अगर आप देखोगे आपके हैंड फ्री के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से वो एक पर्टिकुलर वायर दो वायर के अंदर बट रही होती है, तो वो क्या हो गया बेटा ज्वाइनिंग पॉइंट। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और अगर बिना ज्वाइनिंग के वो सिर्फ ऐसी कॉइल हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस होगी ऐसे,
एंड रेजिस्टिविटी होगी ऐसे, एम मीटर को डिनोट करते हैं ए से प्लस माइनस, एंड वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं वी से, दैट इज प्लस माइनस। दीज आर द ऑल सिंबल्स, यू हैव टू लर्न इट। आपको ये पूरे के पूरे याद करने ही पड़ेंगे। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में आता है या फिर सर्किट बनाना है तो आप इनकी हेल्प से ही सर्किट बनाएंगे। सारे यहाँ पर डायग्राम्स है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू। यस, अब फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है और क्या क्या उसमें सिंबल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। और वो दो टाइप का हो सकता है। अगर आपको ओपन बनाना है तो भाई वहाँ पर करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, अगर आपने उसको क्लोज करा तो वहाँ पर करंट जो है फ्लो करेगा। बात करते हैं द मेजरिंग डिवाइस। ओके, अब बात करते हैं मेजरिंग डिवाइस पे, यानी कि करंट को या फिर किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितनी वोल्टेज का करंट, यानी कि वोल्टेज कितनी है, तो उसको हम किस किस डिवाइस से जो है मेजर कर सकते हैं। तो उन डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एमीटर, जो हम बताया था कि यहाँ पे एमीटर विच इज़ दी डिनोटर, या फिर बोल सकते हैं जो कि मेजर करता है किसको, एम्पीरियर्स को। तभी हमने इसको क्या रखा है नाम, एमीटर। और एम्पीरियर क्या होता है, हमारा करंट की वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम करंट को देखेंगे। इट मस्ट बी कंडक्टेड इन दी सीरीज, और इसको हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। वो हम आगे बताएंगे व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज अ पैरेलल, बट अभी आपको याद रखना है कि एमीटर हमेशा सीरीज के अंदर ही लगता है। पॉजिटिव साइड ऑफ द एमीटर मस्ट बी कंडक्टेड टू द नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ऑफ द बैटरी एंड द वाइस वर्सा। दैट मीन अगर नेगेटिव को आप नेगेटिव से कनेक्ट करोगे एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से, सिंपल इज दैट। वो तो आपको नॉर्मल है, ठीक है। दिस इज द एमीटर, दिस इज हाउ वी कनेक्टेड। यहाँ से हमारा क्या, उस बैटरी का, यहाँ से हमारा उस बैटरी का क्या पॉजिटिव वायर था, उस पॉजिटिव वायर को हमने कनेक्ट करा हमारे एमीटर के पॉजिटिव वायर से, ठीक है। और वहीं अगर हम यहाँ पे देखा, जो दूसरा वाला वायर है वो दूसरा क्या होगा भाई, नेगेटिव ही होगा, बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो जो नेगेटिव है वो पूरा कंडक्ट होकर आ रहा है, तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव के साथ कंडक्ट। अगर आप पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव डाल रहे हो और नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव डाल रहे हो अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो भाई यहाँ पर एमीटर जो है डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स वो बताएगा नहीं कि वहाँ पर करंट है भी या नहीं है, और है तो कितना है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन दी पैरेलल, और ये हमेशा जो है पैरेलल के अंदर होता है। एम मीटर हमेशा सीरीज के अंदर लगाया जाता है, यानी कि नॉर्मल लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में लगाया जाता है, उसके पैरेलल लगाया जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पर जो डायग्राम है हमारा, ये पैरेलल का डायग्राम है। बट वहीं अगर मैं यहाँ पर जो है हमारा एम मीटर ड्रॉ करती, वहीं पर, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर अपना एमीटर ड्रॉ करती तो मैं कहीं इसी वायर के साथ जो है अपना एमीटर जो है लगा देती विदाउट ज्वाइनिंग एनी अनदर वायर, जो कि मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन करती, नेगेटिव को नेगेटिव से ज्वाइन करती। बट क्योंकि मैंने वोल्ट मीटर लगाना, तो वोल्ट मीटर हमेशा का हमेशा नेगेटिव और हमेशा पैरेलल के अंदर ही लगता है। और पैरेलल में क्या करते हैं, हम ज्वाइन करवाते हैं वायर को, और जस्ट पैरेलल दी बैटरी हम उसको कनेक्ट करते हैं। और कनेक्टिंग का भी सेम प्रोसेस है, नेगेटिव को नेगेटिव पोल से ही मिलाएंगे एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव पोल से ही मिलाएंगे। फिर जब उसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे, हमारी बैटरी से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया। अब उन दोनों के जो वायर्स हैं, अब यहाँ से भी एक वायर निकलेगा एंड यहाँ से भी एक वायर निकलेगा, उसको जो है बेटा हम कंडक्ट करेंगे, जो भी हमारा अप्लायंस है, जो भी हमारा बल्ब है, ठीक है। इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, हमारा पैरेलल अरेंजमेंट। बट वहीं अगर मैं नॉर्मल डायरेक्टली सेल से या डायरेक्टली बैटरी से कंडक्ट ना करवा कर मेरा एमीटर, अपना वोल्ट मीटर, मैं जो है नॉर्मल वायर्स के थ्रू पूरा सर्किट जो है कंप्लीट करूं एक सर्कुलर वे के अंदर ही, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा सीरीज में कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन सिंपल नॉर्मल कनेक्शन है, वहां पर हम डायरेक्ट बैटरी से अटैच नहीं करते हैं, ठीक है। बट पैरेलल के अंदर हम डायरेक्ट बैटरी से अटैच करते हैं, फिर उसके बाद कनेक्ट करते हैं जो भी अप्लायंसेस है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है, पैरेलल में हमेशा पैरेलल ही रखना वोल्ट मीटर को आपने बैटरी के साथ। पर जबकि आपने वो देखा था एमीटर के केस के अंदर, तो वहाँ पर हमने पैरेलल नहीं रखा था, वहाँ पर हमने सर्किट के अलोंग ही उसको कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया था, जहाँ पर हमने जैसे हमने बाकी अप्लायंसेज या बाकी चीज़ें जो है प्लेस की थी अपने सर्किट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेजरिंग डिवाइस हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। दो टाइप की कॉम्बिनेशन होती है, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द
सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मैंने जस्ट अब आपको बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट आपको बताया, बट वहां पर अब जो है हम यहाँ पर करेंगे कॉम्बिनेशन किसका, रेजिस्टेंस का। वहां पर हम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ बताया था कि कैसे करके अरेंज होता है हमारा वोल्टमीटर और हमारा एमीटर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कैसे अरेंज होता है सर्किट के अंदर। और अगर वो सीरीज वाले कनेक्शन में यानी कि नॉर्मल वायर से कंडक्ट हो रहा है, यानी कि नॉर्मल वायर से अटैच है, वहां पर हम डायरेक्टली उसको बैटरी से अटैच नहीं कर रहे, तो कनेक्शन कैसा बनेगा, तो उस केस में जो हमारी रेजिस्टिविटी कैसे निकलेंगी उस पूरे सर्किट के अंदर, प्लस उसमें कैसा इफेक्ट पड़ेगा हमारे वोल्टेज पे, कैसा इफेक्ट पड़ेगा हमारे करंट पे, और सेम हम देखेंगे पैरेलल सीरीज के भी अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस इन दी सीरीज। हाँ जी, व्हेन टू और more resistor are conducted to the end-to-end consecutively they are said to be connected in the series। सिंपल इज दैट कि अगर मैंने नॉर्मल वायर के साथ consecutively उनको अरेंज करा है, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली बैटरी के पास नहीं गई हूँ, दोनों टर्मिनल नहीं निकाले हैं, तब मैं रेजिस्टेंस जो है अपनी मैंने कंडक्ट नहीं करवाई है वहाँ पर रजिस्टर जो भी है अपने, तो मैं क्या बोलूँगी उस पूरे कनेक्शन को, उस पूरे सर्किट के कनेक्शन को मैं बोलूँगी बेटा हमारे लिए वो क्या है, सीरीज कनेक्शन, बिकॉज वहाँ पर कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसके साथ, मेरे बैटरी के साथ। बट वहीं अगर मैं बिना बैटरी के साथ जो है रेजिस्टेंस को पहले कनेक्ट करूं, दोनों के पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलाऊं टर्मिनल, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल मिलाऊं, और तब जाकर मैं उस पूरे कनेक्शन को जो उन दोनों का साथ है, तब जाकर मैं बाकी सारे अप्लायंसेस से मिलाऊं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा एक पैरेलल कनेक्शन। अभी हम सीरीज की बात करें, सीरीज का देखते हैं। When a number of resistors connected in the series are joined to the terminal of the battery, then each resistance have to be the potential difference across it and which depends on the value of the resistance, but the total potential difference across the end of the resistance is in series is always equal। हाँ जी, इसने क्या बोला है कि भाई हमने क्या करा है, अभी अरेंज कर दी है, आगे दिखाती हूँ मैं इसका डायग्राम। दिस इज द रेजिस्टेंस इन द सीरीज। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने जो है अपनी रेजिस्टेंस जो है वो भाई अटैच कर दी सीरीज के अंदर। मैंने डायरेक्टली बैटरी से ना करके क्या कर दिया, सिंपल वायर के साथ अटैच कर दी एक से एक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 3 रेजिस्टेंस मेरी अटैच्ड है और तीनों के तीनों सीरीज के अंदर जो है मतलब एक पैटर्न के अंदर जो है आगे चल रही है, ठीक है। अब उनका पैटर्न भी क्या, बिल्कुल प्लेन पैटर्न। अब इस केस के अंदर जो मेरा रेजिस्टेंस फर्स्ट होगा उसका जो वोल्टेज है वो अलग होगा, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस 2 है उसका वोल्टेज अलग होगा, जो रेजिस्टेंस 3 है उसका वोल्टेज जो है अलग होगा। क्यों होगा, बिकॉज भाई जब कभी भी जो मेरा वोल्टेज है, सपोज मैंने यहाँ पर जो है 50 वोल्टेज यानी कि 50 दिया, सपोज जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है उसने कुछ 10 ले लिया, बाकी का इसने क्या ले लिया 20 ले लिया, और इसने 30 ले लिया, ठीक है, नहीं दिस इज 50 ना, सपोज इसने भी क्या ले लिया 20 ले लिया, ठीक है। अब 20 10 गया, अब यहाँ पर मेरे वोल्टेज क्या गया, मैंने डिफरेंट वोल्टेज जो है हर एक रेजिस्टेंस ने यूज करा, बट करंट क्या था, करंट सेम था। करंट अगर मेरा यहाँ पर 10 एम्पीयर का फ्लो कर रहा है तो करंट मेरा पूरा का पूरा 10 एम्पीयर का ही चलेगा थ्रू आउट दी सीरीज कनेक्शन इन आर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं वो भी सीरीज के अंदर है तो करंट सेम रहेगा, पर वोल्टेज जो है वो डिफरेंट दिखाएंगी, वोल्टेज वो डिफरेंट जो है यूज करेंगी। वो अलग बात है कि जो हमारे स्टार्टिंग में गया यानी कि 50 वोल्ट का जो गया वो बाद में रेजिस्टेंस के बाद जो बाहर आएगा वायर के अंदर वो 50 वोल्ट का ही आएगा। बट जो पूरे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट वोल्टेज को क्या यूज करेंगे, एंड डिफरेंट वोल्टेज को यूज करने के बाद जो है फाइनली हमें पूरा का सेम वोल्टेज जो है बाहर आके मिल जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं हमारे सर्किट के अंदर। ये देखा जाता है बेटा हमारे सीरीज के अंदर। यहाँ पर 2 चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा, दैट मीन्स V1 V2 V3 वो अलग अलग आएगा विद रिस्पेक्ट टू दी R1 R2 एंड R3। और जितनी भी रेजिस्टेंस है सीरीज़ के अंदर वो होती है हमारी प्लस, बिकॉज सीरीज़ के अंदर जो कनेक्शन है वो सिंपल सीधा चल रहा है तो यहाँ पर हम करते हैं प्लस, वो भी बिना किसी रेसिप्रोकल के। यहाँ पर सिंपल R क्या होगी हमारी R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि डराइव होती है। क्यों, बिकॉज सीरीज के अंदर जो वोल्टेज होती है वो होती है हमारी V1 प्लस V2 प्लस V3, और V की जगह हम लिख सकते हैं IR बिकॉज वी नो ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। तो IR1 IR2 एंड IR3, I हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या वजह सिर्फ और सिर्फ R1 R2 एंड R3। सीरीज के अंदर जो है रेजिस्टेंस वो प्लस होती है, पैरेलल के अंदर हम देखें क्या होता है। बस अभी आपको इतना जानना है कि सीरीज की अरेंजमेंट कैसे होती है।
प्लस सीरीज़ के अंदर कैसे जो अरेंज कर सकते हैं हम वोल्टेज को और हमारे बाकी सारे अप्लाइंसेस को, बल्ब एंड ऑल को। और जब आपने देख लिया कि हाँ भाई सीरीज़ के अंदर अरेंज करा तो वहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा क्या, आपका वोल्ट मीटर वोल्टेज प्लस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे अलग अलग होगा, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर अलग अलग हुआ रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दो चीज़ जो है वेरिएबल मिलेगी, दैट इज़ द रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ द वी। और क्योंकि वो दो चीज़ आपको अलग अलग मिल रही है बट आपको एक चीज़ का करंट जो है सेम मिले, तो आप बड़े ही आराम से वहाँ से कॉमन लेकर ड्राइव कर सकते हो। तो सीरीज़ के अंदर जो आपकी रेजिस्टेंस है वो प्लस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बिकॉज एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं और अगर आपको बोला है कि भाई आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं और एक रेजिस्टेंस आपको निकालना है और प्लस आपको टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है, सपोज आपका टोटल रेजिस्टेंस है वो है 100, ठीक है 100। अब आपको R1 दे रखा है 50 एंड R2 दे रखा है 40, तो तभी तो आप निकाल सकते हो। और अगर आपको यही नहीं पता कि भाई वो सीरीज में है या फिर पैरेलल इक्वेशन, बिकॉज पैरेलल की इक्वेशन अलग होती है, तो आप नहीं बता सकते हो कि भाई जो आपकी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 10 आएगी या फिर नहीं। वो 10 आएगी अगर वो सीरीज के अंदर है, बट अगर वो पैरेलल के अंदर है तो वो 10 नहीं आएगी। तो एक बार देखते हैं कि पैरेलल के अंदर क्या होता है। दिस इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल डायग्राम देखते हैं। हाँ जी, जब कभी भी हम जो है रेजिस्टेंस को इस वे में यानी कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज करते हैं, यानी कि एक नॉर्मल प्लेन सीरीज में ना करके पैरेलल अरेंज करते हैं, तो इस केस के अंदर हम इस पूरे सर्किट को क्या बोलते हैं, हमारा पैरेलल सर्किट, जिसके अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में अरेंज होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर जितना भी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे R1 में हो, चाहे R2 में, चाहे R3 में, वो सेम ही जाएगा अक्रॉस दी 3 रेजिस्टेंस, बिकॉज सबके साथ क्या डिस्टेंस क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, तीनों में सेम सेम जाएगा। बट वहीं अगर यहाँ पर करंट की बात करें तो भाई यहाँ पर करंट जो है अलग अलग जाएगा। दिस इज द करंट, यहाँ पर जाएगा कुछ I1, यहाँ जाएगा I3 और यहाँ पर I2। अब तीनों करंट यहाँ पर मिलके हमें I ही मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पर करंट जो है वेरी कर रहा है तो डिफरेंट रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट जो है वहाँ पर जाएगा आगे। तो इसको भी डेराइव कर लेते हैं। हमने देखा कि I क्या होगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज यहाँ पर I जो है वेरिएबल होगा, जबकि सीरीज के केस में जो है V जो है वेरिएबल था, तो वहाँ पर हमने V के साथ ड्राइव किया, यहाँ पर हम I के साथ ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया I क्या होता है V अपॉन में R अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और यहाँ पर देखा तो भाई जो हमारी ड्राइव करने के बाद जो इक्वेशन है दैट इज 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। दैट मीन्स यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकलती है वो इनका रेसिप्रोकल निकलती है। और वही अगर सेम क्वेश्चन में यहाँ लूँ, दैट मीन्स अगर मेरी रेजिस्टेंस है 100, अगर मेरी रेजिस्टेंस है 100 तो भाई कितनी मेरी बाकी की रेजिस्टेंस होगी, अगर एक दे रखी है 40 और एक दे रखी है 50, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 10 यहाँ पे आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करके जो है आंसर इसका निकालना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पैरेलल के अंदर कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज के अंदर कैसे अरेंज करते हैं रेजिस्टेंस को। न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं पर आने वाले हैं, प्लस आपको ये पूरी जो डेरिवेशन है, यानी कि हमारे सीरीज के अंदर नॉर्मल हम प्लस कर देते हैं रेजिस्टेंस को और पैरेलल के अंदर हम रेजिस्टेंस को जो है प्लस नहीं करते हैं, वहाँ पर हम रेसिप्रोकल करके प्लस करते हैं। फिर उसके बाद जो आंसर है तो उसको अगेन रेसिप्रोकल करके बताते हैं कि हाँ भाई इतनी रेजिस्टेंस लगी पड़ी है इस पैरेलल सीरीज के इस पैरेलल कनेक्शन के अंदर। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे रेजिस्टेंस के साथ साथ करंट वेरिएबल है, जबकि सीरीज के केस के अंदर हमारे रेजिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो वेरिएबल था। चलिए अब एक बार इसका देखते हैं डिफरेंस, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई मेन में क्या डिफरेंस है। फिर खत्म करते हैं हमारे चैप्टर को, बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक और हमने खत्म कर लिया चैप्टर जस्ट इन वन शॉट। यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर की बात कर ली है बड़े ही आराम से एंड बड़े ही ईजीली। चलिए देखते हैं सीरीज वर्सेज पैरेलल। क्राइटेरिया सबसे पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अंदर होगी, सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज सीरीज के अंदर डायरेक्टली प्लस हो रहा है। अगर कभी भी हमने सीरीज में कनेक्शन करा जो कि हमारे घरों में होता है, अब वो क्या होगा बेटा, वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो पैरेलल में होगी वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी, बिकॉज वहाँ पर सिंपल रिजल्ट हम रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, वहाँ पर कम आएगी पैरेलल कनेक्शन के अंदर, जबकि रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर ज़्यादा आएगी। अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर कम लगेगा हमारे सीरीज के अंदर, जबकि पैरेलल के अंदर करंट जो है ज़्यादा लगेगा, बिकॉज वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। दूसरा
स्विचिंग एंड ऑन ऑफ, अगर हम एक अप्लायंस को बंद कर देंगे तो बाकी सारे भी जो है बंद हो जाएंगे अगर वो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो। जबकि अगर हम पैरेलल के अंदर देखेंगे, अगर यहाँ पर एक अप्लायंस जो है बंद होगा, बाकी सारे जो है अलग से काम करेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा दिवाली पे जो लड़ियाँ लगती है, अगर एक भी बल्ब खराब होता है अगर सीरीज के अंदर रेंज है तो बाकी सारी पूरी लड़ी भी जो है खराब हो जाती है। फिर गलती से भी एक वायर टूटता है तो वहाँ से जो है पूरा कनेक्शन खराब हो जाता है। बट वहीं अगर वो पैरेलल में अरेंज्ड है तो भाई अगर एक कनेक्शन टूटा है, दैट मीन्स अगर एक वायर थोड़ा सा भी हल्का सा हटा है और पैरेलल में अरेंज होती है तो बाकी सारे बल्ब तो चलेंगे, बट जो पूरी जहाँ पे जो सीरीज होगी उस बल्ब के सराउंड में या फिर उस कनेक्शन के सराउंड में से वो बंद होगी, बाकी पूरा का पूरा चलेगा अगर वो पैरेलल के अंदर अरेंज्ड है तो ये फ़ायदा है भाई हमारे पास पैरेलल का, कि पैरेलल के अंदर जो डिवाइसेस जितने भी अप्लायंसेज या डिवाइसेज जो कनेक्ट होते हैं उस सीरीज़ के अंदर, उस पैरेलल कनेक्शन के अंदर, नोट सीरीज पैरेलल कनेक्शन के अंदर, तो वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। चाहे अगर हम एक का स्विच ऑफ कर रहे हैं तो एक ही स्विच ऑफ होगा, बाकी सारे नहीं होंगे, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता। फोर्थ इज अप्लायंसेस फेलियर, इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग बाकी सारे भी नहीं करेंगे, सिंपल इज दैट, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अगर एक बंद हुआ तो वो एक ही बंद होगा, बाकी सारे चलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा हमारे सीरीज के केस के अंदर, बिकॉज यहाँ पर करंट कम तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा ही होगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, सिंपल इज दैट, बिकॉज यहाँ पर करंट क्या है, ज़्यादा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज कनेक्शन और द पैरेलल कनेक्शन, और उन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बस इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म, वन शॉट खत्म। यहाँ पर हमने बात कर ली है पूरे चैप्टर की जस्ट इन वन शॉट और बड़े ही इजीली। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पर मैं लाने वाली हूँ आपके लिए अगेन दूसरा कोई चैप्टर जो कि बड़े ही आराम से हम कर लेंगे वन शॉट के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड बाय बाय।